सभी भैयाओं को नमस्कार। पिछले भाग में हमने हर्ष के शासनकाल के बारे में अध्ययन किया था। इस समय हम दूसरे पाठ के ही एक अन्य भाग चोल प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। चोल प्रशासन का भारत में बहुत महत्व रहा है और आधुनिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने में कहीं न कहीं चोल प्रशासन का ही एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसी संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। चोल प्रशासन के बारे में हमको जो जानकारी है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी, इसके अलावा कात्यायन के द्वारा लिखे गए वार्तिक, महाभारत, तमिल के अंदर जो संगम साहित्य लिखा गया है उसका, और टॉलमी के ग्रंथ से हमको जानकारी प्राप्त होती है। चोल शासन जो है वह कावेरी नदी घाटी, तिरुचिरापल्ली, तंजौर, कोरोमंडल, यहाँ तक दक्षिण के सुदूर इलाकों तक फैला हुआ था। इसकी पहली जो राजधानी है वह उत्तरी मंगलूर मानी गई है। बाद में तंजावुर, उरेयूर इत्यादि स्थानों पर भी इसकी राजधानी को बनाया गया। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि चोल शासन का जो शासकीय चिन्ह था, अर्थात जैसे भारत सरकार का एक चिन्ह है, राजस्थान या अन्य सरकारों के भी रहते हैं, उसी प्रकार से चोल प्रशासन का जो राजकीय चिन्ह था वह बाघ का चित्र था। चोल प्रशासन की जो शासन की स्थापना जो की है वह उर्वपहरे इलंजेत चैत्री नामक एक शासक था। उसने चोल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद में करिकाल एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है, वीर योद्धा कुशल प्रशासक वह रहा। इसने जो है चोल शासन को स्थापित किया। इसके करिकाल ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया और इसी के तहत अपने साम्राज्य की सीमाएं सुदूर तक ले जाने का इसने प्रयत्न किया। और इसलिए इसने सबसे पहले वर्णी नामक एक स्थान पर जो है 11 शासकों की एक सेना, संयुक्त सेना थी, उसको पराजित किया। इससे उसके आसपास के जो राज्य थे, शासक थे, वो सभी पराजित हुए और करिकाल का जो प्रभाव था वह सभी राज्यों पर पड़ गया। इस विजय ने करिकाल के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसने अपने साम्राज्य के आसपास का क्षेत्र, जिसे वहेपन नंदलई कहा जाता था, उस क्षेत्र के भी 9 शासक, छोटे छोटे राजा थे, उन 9 शासकों की एक संयुक्त सेना को भी पराजित किया। इसने जो है इस विजय के उपलक्ष्य में कावेरी पट्टन नामक अपन कह सकते हैं कि बंदरगाह है या शहर नगर, उसकी स्थापना की। वैसे कावेरी नदी के किनारे पर जो है कावेरी पट्टन एक बंदरगाह अपन कह सकते हैं, उसकी इस छोटे से बंदरगाह की स्थापना की थी। करिकाल ने सर्वप्रथम जो है नौसेना को प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया। यह उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, जिसने शासन को समुद्री सीमाओं से पार ले जाने का भी उसने प्रयत्न किया और इसलिए उसने जो है नौसेना को स्थापित करके उसको प्रभावी बनाने के लिए प्रयत्न किया। उसके बाद में करिकाल के बाद कुछ समय के उपरांत जो है चोल वंश का जो है वह पराभव होने लगा, धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म होने लगा।
उसके बाद में कुछ समय बाद 9वीं शताब्दी के अंदर जो है विजयालय शासक आया। उसने जो है चोल साम्राज्य की शक्ति को पुनः संगठित किया और चोल साम्राज्य को प्रभावी रूप से स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया। इसलिए उसको जो है चोल प्रशासन का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जो थी वह पांड्य शासकों को हरा करके तंजौर पर अधिकार करना था और इसी ने जो है पहली बार अपनी राजधानी बदलते हुए उरेयूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद में आदित्य प्रथम शासक बना। यह आदित्य प्रथम साम्राज्यवादी नीति का शासक था और इसने यह प्रयत्न किया कि जहां तक हो सके मेरा कोई भी विरोधी नहीं रहे और इसलिए उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कार्य किया। और इस नीति पर चलते हुए उसने पल्लवों के एक शासक थे अपराजित को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और उस वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके अलावा उसने पांड्यों को पराजित किया, कलिंग पर अपना अधिकार किया। उसके बाद में परांतक नामक एक शासक बना। उसने जो है पांड्य नरेश राज सिंह को हराया और उसकी राजधानी मदुरा पर अपना अधिकार करके मधुरै कौंड की उपाधि भी उसने हासिल की। यह परांतक प्रथम के पश्चात अरिमौलीवर्मन या इसको राजराज प्रथम भी कहते हैं, यह शासक बना। राजराज प्रथम एक योग्य कुशल शासक था और उसने लगभग 30 वर्ष तक साम्राज्य किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पिता पराकांत प्रथम जो थे उसने एक नीति अपनाई थी, लोह व रक्त की नीति। ये लोह व रक्त की नीति या तो कठोरता से किसी को दबा दीजिए, पराजित कर दीजिए, अधीनता स्वीकार करा लीजिए, अन्यथा फिर है जो युद्ध रणभूमि में रक्त बहा करके उसको पराजित करना। यदि कोई व्यक्ति प्रभाव में आकर के या तो अधीनता स्वीकार कर ले, नहीं तो रणभूमि में उसको पराजित करना, यह लोह एवं रक्त की नीति कहलाती थी। और इसने अपने राजा बनने के 9वें वर्ष के बाद जो है वह सामरिक अभियान इसने प्रारंभ किए और उसने यह अपने साम्राज्य को पांड्यों व चेर को हराया। पश्चिम के अंदर गंगों ये शासक वंश है उनको पराजित किया, उत्तर में कलिंग तक और इसके आगे समुद्री सीमा को पार करते हुए श्रीलंका का उत्तरी भाग, मालद्वीप इत्यादि को उसने अपने शासन के अंतर्गत मिलाया। दूसरा उसने किया, ऐसे शासक जो चोल साम्राज्य के विरुद्ध रणनीति तैयार कर रहे थे, मोर्चा बना रहे थे, उस मोर्चे के अंदर उस गठबंधन को पराजित करने का भी कार्य उसने किया। उस संयुक्त मोर्चे को नष्ट करके चेर शासक जो था भास्कर वर्मन उसको पराजित किया। उसके बाद में उसने अमर भुजंग को पराजित करके मथुरा को पुनः अपने साम्राज्य में मिला दिया। इसके अलावा श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया और वहां की राजधानी थी अनुराधापुरम, उसको भी नष्ट कर दिया। यहाँ पर श्रीलंका के उत्तरी भाग में उसने जो अभियान चलाया उसमें विजय के बाद जीते गए प्रदेशों को जो है मामुडी चोल मंडलम रखा, उसका नाम रखा और वहाँ की राजधानी पोलोनरुवा को बनाया। इसी राजराज प्रथम ने प्रशासनिक सुधार की ओर भी ध्यान दिया। उसने भूमि सर्वेक्षण करवाया और स्थानीय शासन को प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया। इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनवाना था। इसके बारे में हम अगली कक्षा के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे भी, लेकिन
यह जो राजराजेश्वर का मंदिर है वह अपनी उत्कृष्ट कलाकृति के लिए विश्व धरोहर के रूप में अपन मान सकते हैं। इस प्रकार का एक निर्माण उसने करवाया। उसके बाद राजेंद्र प्रथम शासक बना। इसने राजराज के जो अभियान थे उनको आगे बढ़ाया और संपूर्ण सिंहल राज्य अर्थात संपूर्ण श्रीलंका, इस सिंहल राज्य का तात्पर्य श्रीलंका से ही है, तो संपूर्ण श्रीलंका पर जो है उसने अपना नियंत्रण कर लिया। यह शासक था जिसने उत्तरी भाग में बढ़ते हुए बंगाल के पूर्वी हिस्से पर अपना नियंत्रण करना प्रारंभ किया। इसके अलावा कावेरी के तट पर गंगे कोंड चोलपुरम एक नई राजधानी उसने स्थापित की। इसने जिन बड़े शासकों को हराया उसके अंदर मधुका, मारनव, महिपाल प्रमुख थे। उसने अनेक मंदिर, तालाब इत्यादि का निर्माण करवाया। इसके अंदर सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक एक बड़े तालाब का निर्माण भी एक प्रमुख है। इसके अलावा उसने श्री विजय, जिसको शैलेंद्र भी कहते हैं, को पराजित किया। विजयोत्तुंग वर्मन को पराजित किया। यह एक ऐसा शासक था जिसने समुद्री सीमाओं को पार करके जावा, सुमात्रा, मलाया तक जो है वह अपना अधिकार किया, इन प्रायद्वीपों पर अपना अधिकार किया। इसने चालुक्यों को हराया और नौसेना के माध्यम से उसने जो है श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी इत्यादि को पार करके जो आसपास के क्षेत्र थे उनको भी अपने साम्राज्य के अंदर मिलाया। इसकी एक बड़ी उपलब्धि जो थी वह थी वैदिक महाविद्यालय की स्थापना। इससे राजेंद्र प्रथम का रुचि का पता चलता है कि वह कला, साहित्य और शिक्षा का संरक्षक था। यह पहला शासक था जिसने चीन के साथ में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसके बाद में 1044 ईस्वी में शासक बना राजाधिराज प्रथम। उसकी प्रमुख विजयों के अंदर चालुक्य नरेश सोमेश्वर पर विजय प्राप्त करना प्रमुख रहा और उसने चालुक्यों की जो राजधानी थी कल्याणी उसको अपने नियंत्रण में लिया और इसने राजाधिराज जो प्रथम था इसने विजय राजेंद्र की उपाधि भी हासिल की या ग्रहण की थी। इसके अलावा राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र तृतीय, ये कुछ प्रमुख शासक हुए हैं। राजेंद्र तृतीय चोल साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसे पांड्यों ने पराजित किया और चोल वंश को समाप्त करके पुनः पांड्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन इस प्रकार से अपन देखते हैं कि एक लंबे समय तक जो है चोलों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने जो है अपने प्रशासन को 3 भागों में बांटा था: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंदर मुख्य रूप से सेना या सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था थी। आय के स्रोत जो है कुल 5 प्रकार के कर थे। उसमें भूमि कर था, हम सब जानते हैं। इसके अलावा राजस्व कर जिसको आयम कहा जाता था, ग्रह कर जिसे मनईरे कहा जाता था। किसी के पास में कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है उस प्रतिष्ठान के ऊपर कर लगता था जिसे कढ़ईरे कहा जाता था। और आजीविका पर कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय करता था, चाहे वो खेती हो चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर एक कर लगता था जिसको मगन में कहा जाता था।
प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में जो अपना साम्राज्य था उसने आज की तारीख में जिसे हम राज्य कहते हैं, उन राज्यों को मंडलों में या प्रांतों में विभक्त किया था। सामान्य तौर पर वह मंडल कहे जाते थे और इस एक मंडल का जो प्रशासक होता था उसे मंडल मुडाली कहा जाता था। सामान्य तौर पर ये जो मंडलों के प्रमुख होते थे ये राज्य परिवार के कोई प्रमुख व्यक्ति या उनके सदस्य ही होते थे, लेकिन उनकी नियुक्ति राजा स्वयं करता था। प्रांतों को वापस जो है वलनाडु, छोटे छोटे भागों में बांटे गए थे। वलनाडु जिसे आज की तारीख में हम जो है विभाग कह सकते हैं या जॉन कह सकते हैं, वह था। नाडु जिला, आज की जो जिला व्यवस्था है उसी प्रकार की एक व्यवस्था थी जिसको नाडु कहा गया था। उसी प्रकार से कुर्रम, गांवों का समूह या जिसे आज हम पंचायत समिति कह सकते हैं, तहसील कह सकते हैं, उस प्रकार की एक रचना थी जिसको कुर्रम कहा जाता था। और ग्राम, ये प्रांतीय शासन के छोटे भाग थे। इनके अंदर जो है वापस उनको संभालने के लिए दायित्व दिए गए थे, समितियां बनाई गई थी। तो प्रांतों के जो भाग हो गए वे वलनाडु, नाडु, कुर्रम और ग्राम, ये जो है प्रांतीय प्रशासन का था। चोल प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वह थी उसके ग्राम और नगर स्तर पर शासन व्यवस्था। यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन था उनको पूर्ण स्वायत्तता दी गई थी। यहाँ पर प्रतिनिधि संस्थाएं बनाई गई थी। इनके संचालन के लिए उनको उर, सभा, महासभा और नगरम कहा जाता था। इनके सदस्यों का निर्वाचन होता था। ये सदस्य पेरू मक्कल कहलाते थे। विभिन्न समितियां जिनको वॉरियम कहा जाता था ये बनाई गई थी। ये समितियां जो है अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसे सिंचाई व्यवस्था को देखना, भूमि का आकलन करना, उसका सर्वेक्षण करवाना, लगान व कर की व्यवस्था देखना, मंदिर या धार्मिक स्थल होते थे उनके संचालन, उनकी आय इत्यादि के बारे में जानकारी करना, न्याय के जो मामले होते थे उनको देखना, लोक निर्माण के जो कार्य थे उनको देखना, ये जो है वह स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आता था। यह स्थानीय प्रशासन का उत्कृष्ट उदाहरण जो है वह चोल शासन के अंदर दिखाई देता है। अपन ये कह सकते हैं कि चोलों ने अपने साम्राज्य के अंदर एक कुशल प्रशासनिक तंत्र को स्थापित किया जिसने सुसंगठित एवं कार्यकुशलता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया। ग्रामों के विकास के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और गांव को लघु गणतंत्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए। तो यह चोल प्रशासन था। हमको जो है अंत में जो गृह कार्य के रूप में 4-5 प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। और ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है चोल शासन की स्थापना पर टिप्पणी लिखने। इसमें किसने स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया, राजधानी क्या थी, इसकी जानकारी देंगे। चोल प्रशासन का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है और क्यों माना जाता है, इसका आया है। तीसरा सवाल है राजराज प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताइए। चौथा सवाल चोल साम्राज्य के विस्तार को, तो प्रारंभ से लगा करके अंत तक में चोल साम्राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक फैल गई उसके बारे में हमको जानकारी देनी है। और चोल साम्राज्य के प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन पर टिप्पणी लिखना। तो प्रांतीय शासन के ऊपर अलग से टिप्पणी लिखेंगे, उसके कितने विभाग थे, किन किन भागों में बांटा गया था, और स्थानीय प्रशासन पर जिसके अंदर क्या क्या भाग थे, ग्राम इत्यादि जो थे, उनके बारे में अपने को संक्षेप में जानकारी देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।